नमस्ते। आज हम कुछ सोर्सेस को खंगाल रहे हैं जो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करते हैं। हाँ, मतलब रिएक्शंस में बैलेंस कैसे आता है और सॉल्यूशंस में आयंस, खासकर एसिड्स और बेसिस, वो कैसे बिहेव करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं, इसका फंडा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये डिस्कशन हमें समझाएगा कि कैसे काफी सिंपल लगने वाली चीजें, जैसे मान लीजिए पानी का भाप बनना या सोडा बॉटल खोलने पर वो जो फिज निकलती है, हाँ, वो असल में इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल्स ही फॉलो करती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये बैलेंस कोई रुकी हुई चीज नहीं है ना। ये डायनामिक है। एग्जैक्टली। डायनामिक, और हमारा मिशन भी सीधा सा है, इन सोर्सेस से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इनसाइट्स हैं, उन्हें निकालना। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, Kc, Kp। हाँ, ली चार्टेलियर का प्रिंसिपल, पीएच का क्या फंडा है, बफर्स कैसे काम करते हैं, और वो केएसपी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हाँ, वो क्या भला है। कोशिश करेंगे कि इसको आसान इंग्लिश में एक इंटरेस्टिंग बातचीत की तरह समझे। चलिए शुरू करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम से। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बंद डब्बे में पानी रखा है। ठीक है। तो कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स जिनके पास थोड़ी ज्यादा एनर्जी है, वो उड़कर वेपर बन जाते हैं ना। हाँ, इवेपोरेट होते हैं। और साथ ही साथ कुछ वेपर मॉलिक्यूल्स एनर्जी लूज करके ठंडे होके वापस लिक्विड भी बन जाते हैं, कंडेंसेशन। बिल्कुल। तो जब ये दोनों रेट्स, मतलब लिक्विड से वेपर बनने का रेट और वेपर से लिक्विड बनने का रेट बराबर हो जाते हैं, H2O लिक्विड इक्विलिब्रियम H2O वेपर, तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। एग्जैक्टली। और ये आ गया का मतलब ये नहीं कि सब रुक गया। मॉलिक्यूल्स अब भी इवेपोरेट हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। हाँ, चलते रहते हैं। बस दोनों तरफ की स्पीड बराबर है, इसलिए नेट चेंज कुछ नहीं दिखता। इसका एक बड़ा मजेदार प्रूफ भी है, वो रेडियो एक्टिव शुगर वाला एक्सपेरिमेंट। अरे हाँ, वो क्या था? अगर आप चीनी का सैचुरेटेड सोल्यूशन लें, मतलब जिसमें और चीनी घुल नहीं सकती, और उसमें थोड़ी रेडियो एक्टिव चीनी मिला दें, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सोल्यूशन में भी और जो नीचे सॉलिड चीनी बैठी है उसमें भी दोनों में रेडियो एक्टिविटी आ जाती है। अरे वाह! इसका मतलब यही कि इक्विलिब्रियम पर भी चीनी के मॉलिक्यूल्स लगातार सॉलिड से सोल्यूशन में जा रहे हैं और सोल्यूशन से वापस सॉलिड बन रहे हैं। एक्सचेंज चलता रहता है। कमाल है। मतलब एक्टिविटी बाउंड्री पर चलती रहती है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है डिसोल्यूशन का, जैसे नमक या चीनी घोलना। हाँ, सैचुरेशन पॉइंट पर। हाँ, जब और नहीं घुलता वहां भी इक्विलिब्रियम है। जितने पार्टिकल्स घुल रहे हैं उतने ही वापस सॉलिड बन रहे हैं। या फिर वो सोडा बॉटल वाला एग्जाम्पल, CO2 गैस प्रेशर में घुली हुई है, बॉटल बंद है तो इक्विलिब्रियम है, CO2 गैस इज इक्वल टू CO2 डिसॉल्व्ड। और जैसे ही खोली, प्रेशर गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ और गैस तेजी से बाहर। ये हेनरीज लॉ का बढ़िया उदाहरण है। तो कॉमन क्या है इन सब फिजिकल इक्विलिब्रियम में? एक तो क्लोज्ड सिस्टम चाहिए होता है ज्यादातर। दूसरा, दो ऑपोजिट प्रोसेस सेम रेट पर हो रहे होते हैं। और सिस्टम की जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे प्रेशर, कंसंट्रेशन, वो कांस्टेंट रहती हैं, भले ही अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर खूब हलचल हो। सही है। अब यही लॉजिक केमिकल रिएक्शंस पे लगाते हैं। हाँ, कई केमिकल रिएक्शंस भी रिवर्सिबल होती हैं। हाँ। मतलब A प्लस B मिलकर C प्लस D बना सकते हैं। और C प्लस D वापस A प्लस B भी। हाँ, तो शुरू में जब A और B रिएक्ट करते हैं, हाँ, तो फॉरवर्ड रिएक्शन A प्लस B से C प्लस D तेज होती है। बिल्कुल। फिर जैसे जैसे C और D बनने लगते हैं, रिवर्स रिएक्शन C प्लस D से A प्लस B भी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है। और फिर एक टाइम आता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड एकदम बराबर हो जाती है। उस पॉइंट पे A, B, C, D सबकी कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती है, बदलती नहीं। बस यही है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका कोई क्लासिक एग्जांपल? बिल्कुल, जैसे हैबो प्रोसेस, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। N2G plus 3H2G is equal to 2NH3G। अच्छा। या फिर हाइड्रोजन और आयोडीन का मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना, H2G plus I2G is equals to 2HIG। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इक्विलिब्रियम किसी भी तरफ से आ सकता है। आप N2 और H2 से शुरू करें या सिर्फ NH3 से। हाँ, अगर वो डिकम्पोज हो। हाँ, तो आखिर में सेम मिक्सचर मिलेगा अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा है तो। और इसका भी डायनामिक नेचर वैसे ही प्रूव हुआ है जैसे फिजिकल वाले का हुआ था। मतलब इक्विलिब्रियम आने के बाद भी N2 और H2 मिलकर NH3 बना रहे हैं और NH3 टूटकर N2 और H2 बना रही है। बस रेट बराबर है। एग्जैक्टली, दोनों बराबर स्पीड से हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो बैलेंस है, ये इक्विलिब्रियम,
इसको हम क्वांटिफाई कैसे करें? कैसे पता चले कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्टेंट बचेगा? हाँ, यहीं पर आता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ मास एक्शन, जो गुल्डबर्ग और वागे ने दिया था। हाँ, उन्होंने बताया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस का एक खास रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc। इसका फॉर्मूला क्या था? अगर रिएक्शन है AA प्लस BB इक्वल्स टू CC प्लस DD, तो Kc होगा प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट्स, मतलब Kc इक्वल्स टू CCDD अपॉन AABB। यहाँ ये ब्रैकेट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिखाते हैं इक्विलिब्रियम पर। अच्छा, तो H2G प्लस I2G इक्वल्स टू 2HIG के लिए ये होगा Kc इक्वल्स टू HI स्क्वायर्ड H2I2। परफेक्ट। और एक्सपेरिमेंट्स ने ये कंफर्म भी किया है। आप H2 और I2 की अलग-अलग स्टार्टिंग अमाउंट्स लेकर 700 केल्विन पर इक्विलिब्रियम लाएं तो ये रेशियो हमेशा लगभग 57 ही आता है। अरे वाह, तो ये Kc की वैल्यू काफी काम किया फिर। बहुत ज्यादा। Kc का मैग्नीट्यूड हमें सीधे सीधे ये आइडिया देता है कि रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है, मतलब इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट्स कितने बने हैं। कैसे? देखिए, अगर Kc बहुत बड़ा है, मान लीजिए 1000 से ज्यादा 10 टू द 3, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट्स बहुत कम। रिएक्शन प्रैक्टिकली पूरी हो चुकी है। जैसे H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl का Kc बहुत हाई होता है। अगर Kc बहुत छोटा है, जैसे 0.001 से कम 10 टू द -3, तो मतलब रिएक्शन मुश्किल से हुई है। इक्विलिब्रियम पर रिएक्शंस ही भरे पड़े हैं, प्रोडक्ट ना के बराबर है। जैसे हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके NO बनाते हैं, उसका Kc नॉर्मल टेम्परेचर पर बहुत ही छोटा है ओके, में मौजूद है। जैसे वो H2 प्लस I2 वाला केस जिसका Kc 57 था। हाँ, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। तो Kc एक तरह से रिएक्शन की यील्ड का इंडिकेटर हो गया इक्विलिब्रियम पर। अच्छा, मैंने गैसियस रिएक्शंस के लिए Kp भी सुना है, वो क्या चीज है? हाँ, गैशियस रिएक्शंस के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह उनके पार्शियल प्रेशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गैस का प्रेशर उसकी कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड होता है ना? हाँ। आइडियल गैस लॉ से P इज इक्वल टू NVRT, यानी प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू NV के प्रोपोर्शनल है। सही है। तो Kp का एक्सप्रेशन Kc जैसा ही है, बस कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर आ जाते हैं। जैसे N2G प्लस 3H2G इज इक्वल टू 2NH3G के लिए Kp होगा प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2 प्रेशर ऑफ H2 क्यूब। और क्या Kp और Kc आपस में रिलेटेड हैं? हाँ, बिल्कुल। इनके बीच एक रिलेशन है। Kp इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा N, यहाँ R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर और डेल्टा N है रिएक्शन में गैसियस प्रोडक्ट्स के टोटल मोल्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स के टोटल मोल्स। अच्छा, तो अगर गैस के मोल्स चेंज नहीं हो रहे रिएक्शन में, जैसे H2 प्लस I2 इक्वल्स टू 2HI में, वहाँ डेल्टा N 0 हुआ? एग्जैक्टली, प्रोडक्ट के 2 मोल, रिएक्टेंट के 1 + 1 2 मोल, तो डेल्टा N इक्वल्स टू 0। ऐसे केस में Kp इक्वल्स टू Kc। और अगर मोल्स बदल रहे हैं, जैसे हैबर प्रोसेस में, वहाँ रिएक्टेंट 4 मोल, प्रोडक्ट 2 मोल। हाँ, तो डेल्टा N इक्वल्स टू 2 - 4 इक्वल्स टू -2। इस केस में Kp और Kc अलग-अलग होंगे। समझ गया। एक छोटा सा पॉइंट और, अगर रिएक्शन में सॉलिड या प्योर लिक्विड भी है, जिसे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं, जैसे मान लीजिए CaCO3S इक्वल्स टू CaOS प्लस CO2G, हाँ, तो सॉलिड की कंसंट्रेशन या एक्टिविटी को हम कांस्टेंट मानते हैं और उसे Kc या Kp एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करते। तो इस केस में Kp सिर्फ CO2 के प्रेशर पर डिपेंड करेगा। Kp इक्वल्स टू P ऑफ CO2। हाँ, ये सही है। तो हमने देख लिया इक्विलिब्रियम क्या है और उसे Kc, Kp से कैसे नापते हैं। लेकिन क्या हम इस इक्विलिब्रियम को छेड़ सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हम कंडीशंस बदलें तो क्या होगा? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसी सवाल का जवाब देता है ली चैटलियर का प्रिंसिपल। बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये। हाँ, सुना तो है। क्या कहता है ये? ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप किसी सिस्टम पर जो इक्विलिब्रियम में है कोई स्ट्रेस लगाते हैं, जैसे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बदल दी या प्रेशर या टेम्परेचर,
तो सिस्टम उस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करेगा और एक नए इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। जैसे हम बैलेंस में खड़े हों और कोई धक्का दे तो हम एडजस्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसी ही बात है। सिस्टम कोशिश करता है कि जो चेंज आया है उसे न्यूट्रलाइज या कम किया जाए। तो देखते हैं ये काम कैसे करता है। मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन बदलते हैं, अगर हम रिएक्टेंट और डाल दें। अगर आप रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो सिस्टम उसे खर्च करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि ज्यादा प्रोडक्ट्स बने। अच्छा। और अगर प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो सिस्टम उसे कम करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर प्रोडक्ट निकाल ले तो, जैसे हैबर प्रोसेस में अमोनिया निकालते रहते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है। अगर आप प्रोडक्ट निकालते रहेंगे तो सिस्टम और प्रोडक्ट बनाने के लिए लगातार फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा। हाँ। इससे ओवरऑल यील्ड बढ़ जाती है। इसका कोई विजुअल एग्जांपल है? हाँ, एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है आयरन 3 आयन्स Fe3+, हल्के पीले रंग के, और थायोसाइनाइड आयन्स SCN- कलरलेस। ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं जिसका रंग गहरा लाल होता है। Fe+3 + SCN- = FeSCN² लाल। ठीक है। अब अगर आप इस सोल्यूशन में और SCN डालेंगे, मतलब रिएक्टेंट बढ़ाया, तो इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट होगा और लाल रंग और गहरा हो जाएगा। और अगर आप किसी तरह Fe3+ को निकाल लें, जैसे ऑक्सैलिक एसिड डालकर, जो Fe3+ से कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट होगा और लाल रंग हल्का पड़ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट है? प्रेशर चेंज आमतौर पे वॉल्यूम चेंज करके किया जाता है, का असर मेनली गैसियस रिएक्शंस पर होता है, और वो भी तब जब रिएक्शन में गैस के मोल्स चेंज हो रहे हो, यानी डेल्टा N 0 ना हो। ओके। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, मतलब वॉल्यूम कम करते हैं, तो सिस्टम उस तरफ शिफ्ट होगा जिधर गैस के मोल्स कम हैं, ताकि प्रेशर का इफेक्ट कम हो सके। जैसे COG + 3H2G = CH4G + H2OG। इसमें रिएक्टेंट साइड पर 1 + 3 = 4 गैस मोल्स है। प्रोडक्ट साइड पर 1 + 1 = 2 गैस मोल्स है। तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। और अगर रिएक्शन में मोल्स बढ़ रहे हो तो? जैसे CS + CO2G = 2 COG। इसमें रिएक्टेंट साइड 1 गैस मोल, प्रोडक्ट साइड 2। हाँ, इस केस में प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड, कम मोल्स की तरफ, यानी CO2 की तरफ शिफ्ट होगी। समझ गया। हाँ, एक बात और ध्यान रखने वाली है। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई इनर्ट गैस जो रिएक्ट नहीं करती, जैसे आर्गन, ऐड करते हैं, तो टोटल प्रेशर तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो रिएक्टिंग गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलेंगे। अच्छा। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर। इसका क्या असर होता है? टेम्परेचर का इफेक्ट थोड़ा अलग है। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम की पोजीशन को शिफ्ट नहीं करता, बल्कि Kc या Kp की वैल्यू को ही बदल देता है। ओह। और इसका असर इस बात पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन हीट रिलीज करती है, यानी एक्सोथर्मिक ΔH नेगेटिव, या हीट एब्जॉर्ब करती है, एंडोथर्मिक ΔH पॉजिटिव। ओके, तो पहले एक्सोथर्मिक लेते हैं। जैसे हेबर प्रोसेस, वो एक्सोथर्मिक है ना? हाँ, N2 + 3H2 = 2NH3G एक्सोथर्मिक है, ΔH नेगेटिव। आप हीट को प्रोडक्ट साइड पर मान सकते हैं। N2 + 3H2 = 2NH3 + हीट। ठीक है। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब सिस्टम को हीट देंगे, तो ली चैटलियर के हिसाब से सिस्टम इस एक्स्ट्रा हीट को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। वो कैसे करेगा? बैकवर्ड रिएक्शन करके, जो हीट एब्जॉर्ब करती है। मतलब इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट होगा? हाँ, और Kc की वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए अमोनिया की अच्छी यील्ड के लिए कम टेम्परेचर फेवर करता है। लेकिन कम टेम्परेचर पर रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है। हाँ, ये तो ट्रेड ऑफ है। बिल्कुल, इसीलिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर यूज करते हैं और साथ में कैटलिस्ट लगाते हैं ताकि रिएक्शन की स्पीड ठीक रहे। इसका एक और एग्जांपल है ना, वो NO2 और N2O4 वाला। 2NO2G ब्राउन = N2O4G कलरलेस। हाँ, वो भी एक्सोथर्मिक है। उसको ठंडा करने पर टेम्परेचर कम, इक्विलिब्रियम राइट, कलरलेस N2O4 की तरफ शिफ्ट होता है, और गर्म करने पर लेफ्ट, ब्राउन NO2 की तरफ शिफ्ट होता है। सही है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, जो हीट अब्सॉर्ब करती हैं, ΔH पॉजिटिव, उनके लिए उल्टा होगा। आप हीट को रिएक्टेंट साइड पे मान सकते हैं,
रिएक्टेंट्स प्लस हीट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर? टेम्परेचर बढ़ाने पर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इक्विलिब्रियम राइट शिफ्ट होगा और Kc की वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा। जैसे एक कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन है, COH2O62+, पिंक, प्लस 4Cl- इज इक्वल्स टू COCl42-, ब्लू, प्लस 6H2O। ये एंडोथर्मिक है। इसे गर्म करने पर ब्लू कलर आता है, ठंडा करने पर पिंक। समझ गया। और फाइनली कैटलिस्ट का क्या रोल है? कैटलिस्ट का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शंस को बराबर स्पीड अप करता है। कैसे? वो रिएक्शन के लिए एक ऑल्टरनेट पाथ, एक आसान रास्ता प्रोवाइड करता है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो फिर इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ता है? इक्विलिब्रियम की पोजीशन या Kc, Kp की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। कैटलिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का टाइम कम कर देता है। मतलब बैलेंस जल्दी अचीव हो जाता है, पर बैलेंस की पोजीशन वही रहती है। ओके। तो ये कैटलिस्ट सिर्फ स्पीड बढ़ाता है, इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमने देखा कि इक्विलिब्रियम डायनामिक है, Kc, Kp उसे मेजर करते हैं और ली-चाटलिए प्रिंसिपल से हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं पानी के अंदर की दुनिया में आयनिक इक्विलिब्रियम, आयंस का खेल। हाँ, अब बात करते हैं उन सब्सटेंसेस की जो पानी में घुलकर आयंस बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जैसे एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स। और जो नहीं करते हैं? जैसे चीनी, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरह के होते हैं। स्ट्रॉन्ग, जैसे NaCl, HCl, जो पानी में लगभग 100% आयनाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं आयंस में। हाँ, और दूसरे होते हैं वीक, जैसे एसिटिक एसिड, CH3COOH, अमोनिया NH3, जो बहुत कम आयोनाइज्ड होते हैं, शायद 5% से भी कम। अच्छा। इन्हीं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन में आयंस और जो बिना आयोनाइज्ड हुए मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। और एसिड्स बेसिस को समझने के लिए भी अलग-अलग थ्योरीज हैं। हाँ, मेनली 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो टाइम के साथ डेवलप हुए। पहला, सबसे पुराना और सिंपल है एरिनियस का कॉन्सेप्ट। एसिड वो है जो पानी में H+ आयन देता है और बेस वो है जो पानी में OH- आयन देता है। सिंपल है। हाँ, पर इसकी लिमिटेशन है। ये सिर्फ पानी वाले सॉल्यूशन में काम करता है और अमोनिया जैसी बेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि NH3 के पास तो OH- है ही नहीं। और ये भी याद रखना चाहिए कि H+ पानी में अकेला नहीं रहता, वो H2O से जुड़कर H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। अच्छा, तो दूसरा कॉन्सेप्ट? वो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा ज्यादा जनरल है। इसके हिसाब से एसिड H+ यानी प्रोटॉन डोनर है और बेस H+ प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो इससे अमोनिया कवर हो जाता है? हाँ, बिल्कुल। जैसे NH3 + H2O = NH4+ + OH-। इस रिएक्शन में H2O ने अपना एक H+ दिया NH3 को, तो H2O एसिड हुआ। NH3 ने H+ लिया, तो वो बेस हुआ। अच्छा। और इसी में कॉन्सेप्ट आता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स का। ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ एक H+ से डिफर करती हैं। जैसे इस रिएक्शन में NH3 बेस का कॉन्जुगेट एसिड है NH4+ और H2O एसिड का कॉन्जुगेट बेस है OH-। इंटरेस्टिंग। और पानी यहाँ एसिड की तरह भी काम कर रहा है, बेस की तरह भी कर सकता है? हाँ, पानी एम्फोटेरिक है। वो सिचुएशन के हिसाब से एसिड या बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट? वो है लुईस कॉन्सेप्ट, जो सबसे ज्यादा जनरल है। इसके हिसाब से एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है और बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ओह, इसमें तो प्रोटॉन का चक्कर ही नहीं है। हाँ, इसमें वो बेसिस भी आ जाती हैं जिनके पास लोन पेयर होता है डोनेट करने के लिए, जैसे NH3, H2O, और वो एसिड्स भी आ जाते हैं जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे BF3, AlCl3 या H+ खुद। ये सबसे ब्रॉड डेफिनेशन हुई। तो प्रैक्टिकली हम एक्वियस सॉल्यूशन में ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, आमतौर पे वही ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। अब जो वीक एसिड्स
HA और वीक बेसिस जैसे BOH है जो कम आयोनाइज होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कैसे नापते हैं? उनका भी कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा? बिल्कुल। उनके आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम के लिए हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट डिफाइन करते हैं Ka एसिड के लिए, Kb बेस के लिए। अच्छा, जैसे वीक एसिड Ha इज इक्वल टू H प्लस प्लस A माइनस के लिए Ka इज इक्वल टू H प्लस A माइनस Ha, और वीक बेस BOH इज इक्वल टू B प्लस प्लस OH माइनस के लिए Kb इज इक्वल टू B प्लस OH माइनस BOH। तो जितना ज्यादा Ka या Kb, उतना ही वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग वीक एसिड या बेस है, मतलब ज्यादा आयनाइज होता है। एसिडिक एसिड का Ka छोटा है, अमोनिया का Kb छोटा है। और पानी का क्या रोल है इस समय? वो खुद भी तो आयनाइज होता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पानी खुद भी बहुत कम सही, बस सेल्फ आयनाइज होता है। H2O प्लस H2O इज इक्वल्स टू H3O प्लस प्लस OH माइनस। इसका भी कांस्टेंट होगा? हाँ, इसे कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW। KW इक्वल्स टू H प्लस OH माइनस, और 25 डिग्री सेल्सियस या 298 K पर इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। अच्छा, प्योर पानी में क्योंकि H प्लस और OH माइनस बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7m होती है। इसीलिए प्योर पानी न्यूट्रल होता है। और अगर H प्लस ज्यादा हो जाए 10 टू द पावर माइनस 7 से? तो सोल्यूशन एसिडिक। और अगर H प्लस कम हो जाए 10 टू द पावर माइनस 7 से, मतलब OH माइनस ज्यादा हो जाए, तो सोल्यूशन बेसिक। ये 10 की पावर माइनस 7, माइनस 14, ये नंबर्स थोड़े अजीब लगते हैं रोजमर्रा में यूज करने के लिए, इसलिए pH स्केल बनाया गया था, है ना? एग्जैक्टली। pH स्केल एक बहुत कन्वीनियंट तरीका है एसिडिटी या बेसिसिटी बताने का। pH डिफाइंड है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 H प्लस। तो न्यूट्रल पानी का pH? माइनस लॉग 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, 298 K पर। और एसिडिक सोल्यूशन का? H प्लस 10 माइनस 7 होगा तो pH 7 से कम होगा। और बेसिक का? H प्लस 10 माइनस 7 होगा तो pH 7 से ज्यादा होगा। सिंपल। वैसे ही POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस भी डिफाइन कर सकते हैं। और KW इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस इज इक्वल टू 10 माइनस 14 वाले रिलेशन से एक बहुत यूजफुल चीज निकलती है, pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW इज इक्वल टू 14 एट 298 K। अच्छा, तो अगर pH पता है तो POH निकल जाएगा और उससे OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन भी? हाँ, एक छोटा सा एज केस याद रखना चाहिए। अगर आप बहुत ही डाइल्यूट एसिड लें, जैसे 10-8 MHCl, तो उसका pH 8 नहीं होगा। 8 क्यों नहीं? माइनस लॉग 10 माइनस 8 तो 8 होता है। हाँ, लेकिन pH 8 का मतलब सोल्यूशन बेसिक हो गया, जो एसिड डालने पर नहीं हो सकता। यहाँ हमें पानी से आने वाले H प्लस, जो 10-7 है, को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो नेट H प्लस 10-7 से थोड़ी सी ही ज्यादा होगी, और pH 7 से बस थोड़ा सा कम होगा, करीब 6.98। ओके, गॉट इट। अच्छा, वो जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थे, उनके Ka और Kb में भी कोई रिलेशन है? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। किसी एसिड Ha के Ka और उसके कॉन्जुगेट बेस A माइनस के Kb का प्रोडक्ट हमेशा Kw के बराबर होता है। Ka Kb इज इक्वल टू Kw। अरे वाह! इसका मतलब pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw इज इक्वल टू 14 एट 298 K। तो अगर आपको एसिड का Ka पता है, तो आप उसके कॉन्जुगेट बेस का Kb निकाल सकते हैं, और वाइस वर्सा। और ये भी बताता है कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, Ka बड़ा, pKa छोटा, तो उसका कॉन्जुगेट बेस बहुत वीक होगा, Kb छोटा, pKb बड़ा। सही है। अब आते हैं कॉमन आयन इफेक्ट पर। ये क्या चीज है? ये ली चैटोलियर प्रिंसिपल का ही एक एप्लीकेशन है, आयनिक इक्विलिब्रिया पर। सोचिए, आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, जैसे एसिटिक एसिड, जो इक्विलिब्रियम में है, CH3COOH इज इक्वल टू H प्लस प्लस CH3COO माइनस। ठीक है। अब अगर आप इसमें बाहर से कोई ऐसा सॉल्ट डालें जिसमें इन आयन्स में से कोई एक कॉमन हो, जैसे सोडियम एसिटेट CH3COONA डाल दिया, जो CH3COO माइनस आयन देता है। हाँ, एसिटेट आयन कॉमन हो गया। एग्जैक्टली। तो प्रोडक्ट साइड पर CH3COO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। ली चैटलियर के हिसाब से इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट में बैकवर्ड रिएक्शन होगी। बिल्कुल।
इसका नतीजा ये होगा कि एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन और कम हो जाएगा, H+ कम हो जाएंगे और सॉल्यूशन का pH बढ़ जाएगा, मतलब कम एसिडिक हो जाएगा। समझ गया। इसी से मिलता जुलता लगता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, मतलब सॉल्ट पानी में घुलकर पीएच बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, जैसे NaCl जो HCl और NaOH से बनता है, तो उसके आयंस Na+ और Cl- पानी से रिएक्ट नहीं करते और सॉल्यूशन न्यूट्रल pH = 7 रहता है। लेकिन अगर सॉल्ट का कोई हिस्सा वीक एसिड या वीक बेस से आया है, तो वो आयन पानी से रिएक्ट कर सकता है। इसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं और ये pH बदल देता है। कैसे? बेस से बना है, जैसे सोडियम एसीटेट CH3COONA, तो एनायन CH3COO- जो वीक एसिड CH3COOH से आया है, पानी से H+ लेकर एसिटिक एसिड बना लेगा और OH- छोड़ देगा। CH3COO- plus H2O is equal to CH3COOH plus OH-। इससे सॉल्यूशन बेसिक pH 7 हो जाएगा। 2. अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बना है, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो कैटायन NH4+, जो वीक बेस NH3 से आया है, पानी को H+ डोनेट करके अमोनिया बना लेगा और H+ या H3O+ छोड़ देगा। NH4+ plus H2O is equal to NH3 plus H3O+। इससे सॉल्यूशन एसिडिक pH 7 हो जाएगा। और अगर दोनों वीक हो तो, जैसे अमोनियम एसीटेट CH3COONH4, तब दोनों आयंस NH4+ और CH3COO- हाइड्रोलिसिस करेंगे। नेट pH इस बात पर डिपेंड करेगा कि एसिड CH3COOH और बेस NH3 में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक है। इसका एक फॉर्मूला है, pH = 7 + ½ pKpKb। बाप रे, हाँ, काफी कुछ है इसमें। और इन सब pH चेंजेस से बचने के लिए या उन्हें कंट्रोल करने के लिए आते हैं बफर सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली। बफर्स वो कमाल के सॉल्यूशंस है जो अपने pH में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करते हैं, अगर उनमें थोड़ा सा एसिड या बेस मिला दिया जाए या उन्हें डाइल्यूट कर दिया जाए। ये कहाँ काम आते हैं? अरे बहुत जगह। हमारी बॉडी में ब्लड का pH करीब 7.4 पर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए ब्लड में बफर सिस्टम्स होते हैं। लैब्स में, इंडस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस के लिए कांस्टेंट pH चाहिए होता है, वहां बफर्स यूज होते हैं। और ये बनते कैसे? टिपिकली ये मिक्सचर होते हैं। 1, एक वीक एसिड और उसी एसिड का सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट। 2, या फिर एक वीक बेस और उसी बेस का सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जैसे अमोनिया प्लस अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, तो ये काम कैसे करते हैं? सोचिए एसिडिक बफर वीक एसिड Ha प्लस सॉल्ट Na का केस। इसमें Ha और A- दोनों अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन में है। अगर आप बाहर से थोड़ा एसिड H+ डालेंगे, तो वो बेस वाले पार्ट A- से रिएक्ट कर जाएगा। A- प्लस H+ A-। अगर आप बेस OH- डालेंगे, तो वो एसिड वाले पार्ट Ha से रिएक्ट कर जाएगा। Ha प्लस OH- A- प्लस H2O। तो pH ज्यादा चेंज नहीं होगा? हाँ, क्योंकि एडिड H+ या OH- कंज्यूम हो जाते हैं। pH थोड़ा बदलेगा, पर उतना नहीं जितना बिना बफर के बदलता। और इनका pH निकालने का कोई फॉर्मूला है? हाँ, एसिडिक बफर के लिए बहुत फेमस हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन है। pH = pKa प्लस log सॉल्ट कंसंट्रेशन एसिड कंसंट्रेशन। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि बफर का pH मेनली वीक एसिड के pKa पर और सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन के रेशियो पर डिपेंड करता है। तो हम इस रेशियो को एडजस्ट करके अपनी जरूरत के pH का बफर बना सकते हैं। फैंटास्टिक। अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, उन चीजों की बात जो पानी में कम घुलती हैं। हाँ, कुछ आयोनिक कंपाउंड्स जिन्हें हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं, पानी में बहुत ही कम घुलते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl या बेरियम सल्फेट BaSO4। हाँ, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं इनके। बिल्कुल। जब इनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, मतलब जितना मैक्सिमम घुल सकता था घुल गया, तो जो अनडिसॉल्व्ड सॉलिड है और जो सॉल्यूशन में आयंस हैं, उनके बीच एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। जैसे AgCl
इज इक्वल टू Ag प्लस AQ प्लस Cl माइनस AQ। इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। हाँ, और इसी इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट को कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, KSP। KSP। हाँ, AgCl के लिए KSP इज इक्वल टू Ag प्लस Cl माइनस। ध्यान रहे, ये कॉन्सेंट्रेशंस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम पर हैं। और इस KSP से हम क्या पता कर सकते हैं? KSP से हम उस सॉल्ट की मोलर सॉल्युबिलिटी S निकाल सकते हैं। मोलर सॉल्युबिलिटी मतलब 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्ट के कितने मोल्स घुले हुए हैं। कैसे? AgCl के लिए अगर हमें KSP पता है तो हम S निकाल सकते हैं। S इज इक्वल टू रूट KSP। अच्छा। और अगर फॉर्मूला अलग हो, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 इज इक्वल टू Ca2 प्लस 2F माइनस। तो अगर CF2 की सॉल्युबिलिटी S है तो Ca2 प्लस इज इक्वल टू S होगा, लेकिन F माइनस इज इक्वल टू 2S होगा। हाँ, क्योंकि एक CaF2 से 2F माइनस मिलते हैं। बिल्कुल। तो KSP इज इक्वल टू Ca2 प्लस F माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू S 2S स्क्वायर इज इक्वल टू 4S क्यूब। तो फॉर्मूला देखकर रिलेशन निकालना पड़ता है। समझ गया। तो KSP बताता है कि कितना घुलेगा। और क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी मिक्सचर में प्रेसिपिटेट या PPT बनेगा या नहीं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं आयनिक प्रोडक्ट QSP या कभी-कभी KIP भी कहते हैं। इसका एक्सप्रेशन KSP जैसा ही होता है, लेकिन इसमें हम आयंस की वो कॉन्सेंट्रेशंस यूज करते हैं जो मिक्सिंग के ठीक बाद उस मोमेंट पर हैं। जरूरी नहीं कि वो इक्विलिब्रियम वाली हो। फिर QSP को KSP से कंपेयर करते हैं। हाँ। KSP। सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है, मतलब अभी और सॉल्ट घुल सकता है, PPT नहीं बनेगा। दूसरा, अगर QSP इज इक्वल टू KSP, सोल्यूशन सैचुरेटेड है, इक्विलिब्रियम में है। तीसरा, अगर QSP KSP ज्यादा है, सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम से ज्यादा है। ऐसे में प्रेसिपिटेशन होगा और तब तक होता रहेगा जब तक आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होकर QSP इज इक्वल टू KSP ना हो जाए। यही PPT बनने की कंडीशन है। अच्छा, QSP KSP मतलब PPT बनेगा। और क्या कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ सॉल्युबिलिटी पर भी लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। अगर आप AgCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में थोड़ा NaCl डाल दें, जिससे Cl माइनस आयन आता है जो कॉमन है, तो Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। इक्विलिब्रियम AgCl सॉलिड इज इक्वल टू Ag प्लस Cl माइनस ली चैटलेयर प्रिंसिपल के हिसाब से लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ताकि बढ़ी हुई Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन कम हो सके। मतलब और AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हाँ, और Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी कॉमन आयन की प्रेजेंस में स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इसको कोई प्रैक्टिकल यूज? हाँ, जैसे बहुत प्योर NaCl प्रेसिपिटेट करना हो तो उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में HCl गैस पास करते हैं, जो Cl माइनस आयन देती है, या फिर एनालिसिस में किसी एक आयन को सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट करने के लिए इसका यूज होता है। इंटरेस्टिंग। और pH का सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन सॉल्ट्स के लिए जिनका एनायन नेगेटिव आयन किसी वीक एसिड से आया हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसमें कार्बोनेट आयन CO3 वीक एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3 से आता है। हाँ। ऐसे सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी एसिडिक सॉल्यूशन मतलब लो pH में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में मौजूद H+ आयन्स एनायन जैसे CO3 से रिएक्ट करके उसे सॉल्यूशन से हटा देते हैं, जैसे CO3 प्लस 2H+ इज इक्वल्स टू H2CO3। एनायन की कॉन्सेंट्रेशन कम होने से KSP को मेंटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम CaCO3 सॉलिड इज इक्वल्स टू Ca2 प्लस CO3 राइट में शिफ्ट होता है, यानी और सॉल्ट घुलता है। वाह! तो ये था हमारा सफर इक्विलिब्रियम की दुनिया में। हमने देखा कि ये बैलेंस कितना डायनामिक है। KP से हमें रिएक्शन की हद पता चलती है और लीस चैटलियर का प्रिंसिपल हमें इसे कंट्रोल करने के तरीके बताता है। फिर हम आयोनिक वर्ल्ड में गए, एसिड्स और बेसिस की अलग-अलग पहचान देखी, उनकी स्ट्रेंथ को Ka, Kb और pH से नापना सीखा, बफर्स का कमाल देखा pH को स्टेबल रखने में, और ये भी समझा कि कैसे सॉल्ट्स
पानी से इंटरैक्ट करके पीएच बदल सकते हैं। और आखिर में केएसपी ने हमें सिखाया कि घुलने का भी अपना एक बैलेंस होता है, जिसे कॉमन आयन या पीएच से बदला जा सकता है। हाँ, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ली शैटेलियर का प्रिंसिपल तो जैसे हर जगह नजर आ रहा था। बिल्कुल। और ये सिर्फ केमिस्ट्री लैब्स की बातें नहीं है ना। अरे बिल्कुल नहीं, हमारी अपनी बॉडी के अंदर कितने डेलिकेट केमिकल बैलेंसेस काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में कितने प्रोसेस इन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, ये हर जगह है। सही कहा। अब सोचने वाली बात ये है, जब बाहरी फैक्टर्स जैसे पोल्यूशन है या क्लाइमेट चेंज है हमारे नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम्स के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, तो उनके नतीजे क्या हो सकते हैं? या बस अपने आसपास देखिए, कहाँ आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ये इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल्स काम करते हुए दिखते हैं। कीप एक्सप्लोरिंग।